कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, आने वाले समय पे मारकाट होगा कि मुस्लिम पक्ष कमजोर नहीं ना, मुस्लिम सब्र में कब्र में नहीं है। पाकिस्तान अलग देश बनता है, पाकिस्तान से टेरर इंपोर्ट हो रहा है, ये सब पूरा वर्ल्ड जानता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। लेकिन पाकिस्तान से भी एक समय पे आने के बाद में बांग्लादेश अलग हो गया, इस्लामिक कंट्री वो भी एक अलग देश बन गया। अभी पाकिस्तान में भी अहमदियाज जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो ये जो कट्टरपंथी सोच है, कई बार ये उन मुस्लिम्स को भी निशाना बनाते हैं जो मुस्लिम्स इनके खिलाफ होते हैं या जो मुस्लिम्स थोड़े से लिबरल वे में है। धर्म पूछ पूछ के सबको गोली मारी गई। दूसरा स्पेसिफिक ये है कि धर्म सिर्फ पूछा नहीं गया, कई लोगों से वेरीफाई भी किया गया कि आप हैं कि नहीं, वाकई में आप बोल रहे हैं मुस्लिम है कि नहीं। तीसरी बात है कि जो मेल्स मेंबर है, पुरुष हैं, उनको आइसोलेट करके मारा गया। तो पुरुष को आइसोलेट करके जो महिला है, महिला के मन में एक आतंक फैलाने की कोशिश की गई। एक सवाल तो है कि उतना महत्वपूर्ण जगह है, उतना इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ सिक्योरिटी फेलियर टाइप का, आईबी का फेलियर या फिर जो भी एजेंसियां हैं जो बंदूक लेकर 2 4 5 लोगों का घुस जाना, ये एक सवाल तो कांग्रेस उठा रही है कि भाई ये हुआ है गड़बड़। देखिए, पहली बात तो सीधी सी बात है, जिसकी सरकार होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। देश की जनता ने हमें वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की जिम्मेवारी, बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जनता के मन में एक प्रश्न है, या फिर जनता ये तय करती है कि कौन आतंकवाद को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और कौन किसका रुख आतंकवाद को लेकर के जो टफ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है और आक्रोशित भी है। जगह जगह पर सभाएं हो रही हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और अपने अपने तरीके से लोग उस पूरे घटना को बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। हम इनसे बात करने आए हैं। कुछ सवाल हैं जिन सवालों पर शायद बातचीत होनी ज़रूरी है। पहले तो एक जो सबसे बड़ा सवाल अभी घटना के तुरंत बाद से चल रहा है कि, और बाकायदा बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स पे एक फ़ोटो भी लगी है कि जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया है। हमला हुआ है, भारत के लोग मारे गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है या वो जाति और धर्म वाला सवाल है? देखिए आकाश जी, हम बात कर रहे हैं आतंकवाद पे, बात कर रहे हैं, हम टेररिज्म पे बात कर रहे हैं। जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद के साथ एक खास बात है, जिस तरह से गांधीवाद होता है, साम्राज्यवाद होता है, समाजवाद होता है, उसी तरह आतंकवाद, यानी कि वाद इज़म वर्ड इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी वाद शब्द कहीं पर आता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं विचारधारा जुड़ जाती, तभी वो वाद या इज़म जाकर के बनता है। तो टेरर अटैक्स जो है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर जितने लोगों को मारा गया है, उतने लोग झारखंड में पिछले 1 महीने में भी मारे गए होंगे। लेकिन टेररिज्म या आतंकवाद जो है बाकी घटनाओं से क्यों अलग है, पहले हमको उसको समझना पड़ेगा। जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, उसके साथ 2 चीज़ें जुड़ करके आती है, पहले विचारधारा, दूसरा जो मकसद। उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे संगठन है जिसको बैन किया गया है। मान लीजिए लश्कर तैयबा को बैन किया गया, अलकायदा को बैन किया गया, इंडियन मुजाहिदीन को बैन किया गया है। तो ये सारे के सारे संगठन जो है, इनके एक विचारधारा है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कोई भी संगठन, भाई सिम्मी को उठाते हैं थोड़ी देर के लिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिम्मी के अगर आप विचारधारा देखेंगे तो वो कहता है कि हमारी विचारधारा है दारुल इस्लाम, यानी कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को जो है, इस देश को इस्लाम में कन्वर्ट करना और इसके लिए हिंसा का प्रयोग करना है। ठीक, आप लश्कर तैयबा पे जाएंगे तो वो कहती है कि भारत के अगल बगल के जितने जो देश है, सबसे पहले उन देशों को इस्लाम बनाना है, फिर जब भारत पर हमला करना है। अगर आप अलकायदा देखेंगे तो अलकायदा भी कहता है कि शरीयत के लॉ को जो है हमें पूरे विश्व में भारत सहित जो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे के सारे विचारधारा जो हम आतंकियों की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है कि पहला तो भारत के स्टेट को टॉपल करना है, और दूसरा है भारत में शरीयत या फिर हम कह सकते हैं इस्लामिक रूल को इस्टेब्लिश करना है। अब हम आते हैं इस जो अटैक हुआ उस पर आते हैं। पाकिस्तान के जनरल ने 5 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में ये कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बचपन से 10 सिद्धांत ऑफ जिन्ना पढ़ना चाहिए, जो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग हैं, उनके कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, इतिहास अलग है, हमारे भगवान अलग है। ये बात अब बचपन से बच्चों को सिखाइए। और ये कहते हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस की तरह है, जो आखिरी दिन तक हमारे साथ रहेगा। इसके बाद ये हमला होता है। इस हमले में जो मारे जाते हैं, उनका धर्म पूछ के उनको जो है मारा जाता है। और उस हमले से पहले पूरे के पूरे देश में एक वातावरण है, जो कि झारखंड में भी उस वातावरण को हमने देखा है। हफीजुल अंसारी का कहना मुस्लिम सब्र में कब्र में नहीं है, या फिर ये कहना कि मुस्लिम पक्ष कमज़ोर नहीं है इरफान अंसारी द्वारा, या फिर ये कहना कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, आने वाले समय पर मारकाट होगा। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप जोड़ करके साथ में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो कहता है अटैक इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इन सारे स्टेटमेंट्स को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो 2 चीज़ें सामने आती है। भारत आज 2 तरह की विपत्तियों से लड़ाई कर रहा है, एक आंतरिक और एक बाहरी शक्तियों से लड़ाई कर रहा है। जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, इन्होंने मुर्शिदाबाद में अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया।
और जो बाहर की शक्तियाँ उन्होंने पहलगाम में अपना अटैक करके ये साबित कर दिया, और हम इन्हीं दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं वो बोल रही है हिंदुओं पर आक्रमण करना है, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, यही हमारा मेन टारगेट है आतंक का। तो जो कोई भी जो संगठन हिंदुओं के हित की बात करेगा, हिंदुओं के साथ खड़ा रहेगा, ज़ाहिर सी बात है वो भी टारगेट निशाने पर आ जाता है, और इसी कारण से बीजेपी आरएसएस भी इस टारगेट में जो आ चुकी है। उदाहरण के लिए कल बोकारो से एक जिहादी जो अरेस्ट हुआ जिसको नौशाद कहते हैं, नौशाद ने अपने पोस्ट में कहा कि मैं अल-कायदा जो लश्कर तैयबा इसको मैं धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ आतंकवादी जो है वो बीजेपी और आरएसएस पे भी हमला जो करे। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद में ये समझ में आता है कि यहाँ पर दो विचारधारा के बीच में लड़ाई है। एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा है जो उसकी अल-कायदा बोलिए, लश्कर तैयबा बोलिए, और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो कि हिंदुओं के साथ खड़ी है। इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई है। इसलिए चूंकि दो विचारधारा की लड़ाई है और जो धर्म के नाम पर बटा हुआ है, इसीलिए आतंकवाद की जब हम बात करेंगे हमारे देश में तो धर्म वहाँ पर पिक्चर में आ जाता है। लेकिन कई ऐसे वीडियोज़ आए हैं, कई लोगों की बातें आई हैं कि जब गोलियाँ चल रही थी तो कई वहाँ के मुसलमान जो कश्मीरी हैं उन्होंने मदद किया है। देखिए सीधी सी बात है, पहले एक सोच जो है जो मैं कई बार मैं जिक्र करता हूँ कि एक सोच भारत में प्रवेश करती है हज़ारों साल पहले। वो सोच हम यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ पर बैठती है, सब कुछ करती है, हमारे साथ बैठती है, और उसके बाद में 1947 में कहती है कि हमें एक अलग देश चाहिए रहने के लिए, पाकिस्तान, हम यहाँ के लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान अलग देश बनता है, पाकिस्तान से टेरर इंपोर्ट हो रहा है, ये सब पूरा वर्ल्ड जानता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। लेकिन पाकिस्तान से भी एक समय पे आने के बाद में बांग्लादेश अलग हो गया, इस्लामिक कंट्री वो भी एक अलग देश बन गया। अभी पाकिस्तान में भी अहमदियाज जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो ये जो कट्टरपंथी सोच है, कई बार ये उन मुस्लिम्स को भी निशाना बनाते हैं जो मुस्लिम्स इनके खिलाफ होते हैं या जो मुस्लिम्स थोड़े से लिबरल वे में है। लेकिन हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, एक बड़े पिक्चर में हम बात करें, तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम हटा दें तो ये इस्लामिक टेररिज्म जो है ये सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ है। अगर झारखंड की एग्जाम्पल है, हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में आज से 6 महीने पहले कहा गया कि एक डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत मानवता के लिए खड़े रहते हैं, और मालूम चला कि वो डॉक्टर जो है अल-कायदा का यहाँ पर सरगना है, नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद। और अभी एक और डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर इरफान अंसारी, ये भी जो है पाकिस्तान की भाषा हमेशा बोलते हैं और दिखाते हैं कि मैं जो है ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हूँ, हिंदू मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जो पूरा का पूरा आतंकवाद का जो बड़ा पिक्चर है, यही छोटे छोटे फॉर्म्स में देश के अंदर दिखता है। कभी वो इश्तियाक अहमद बन जाएगा जो कि अलकायदा को लीड करेगा, कभी वो एक स्लीपर सेल की तरह नौशाद बन करके फेसबुक में और ट्विटर पे धमकियाँ देगा कि इसको मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए, और जश्न मनाने में ध्यान देगा। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई इसी सोच, इसी आतंकवाद, इसी मुस्लिम जो फंडामेंटलिज्म है, मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म है, इसी के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं, अमित शाह जिम्मेदार हैं, सुरक्षा का मसला था, मोदी जी बोले थे कमर टूट गया है कश्मीर का। देखिए, इरफान अंसारी ने आज जो बयान दिया है, कल बयान दिया इरफान अंसारी ने, और आज सुप्रियो भट्टाचार्य के आया है, उस पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी ये जो है पाकिस्तान के जनरल को इन्होंने जिम्मेवार नहीं ठहराया, जिसका स्टेटमेंट का मैंने आपको जिक्र किया है। इन्होंने कहीं पर भी बोकारो में जो जिहादी अरेस्ट हुआ उसके खिलाफ इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने इसके पहले भी कभी भी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के खिलाफ इन्होंने नहीं बोला था। जब भी कुछ ऐसा मसला होगा ये बीजेपी आरएसएस को वहाँ जिम्मेवार ठहराएंगे। और ये डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। 26/11 की जो घटना हुई थी, मुंबई में जो घटना हुई थी, कसाब हमारे देश में एंटर कर गया था। मुंबई की घटना के बाद में क्या हुआ कि जब घटना 2008 की घटना है, 2008 की घटना में पहले दिन का होम मिनिस्टर सस्पेंड हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि वो दिन में 3 बार कपड़े बदल के वहाँ जा रहा था। उस समय के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, वो वहाँ पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अपने साथ में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा, रितेश देशमुख को भी ले जा रहे हैं, यानी कि टूरिज्म टाइप का वो चले गए, दोनों हटाए गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2008 की घटना के बाद में एनआईए एक एजेंसी बनी। मैं आपको 2 एग्जांपल देके बताऊंगा। एनआईए एक एजेंसी बनी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। 2010 में दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे और एक उर्दू अखबार चलाते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एडिटर थे, उन लोगों ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बुक लॉन्च किया और बुक में बताया कि 26/11 के लिए आरएसएस जिम्मेवार है। और दिग्विजय सिंह ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि मेरी हेमंत करकरे से एक दिन पहले बात हुई थी, जो एटीएस के ऑफिसर थे, मारे गए थे उस घटना में, और हेमंत करकरे ने मुझे ये कहा कि मुझे हिंदूवादी संगठनों से जो है खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस की देन है। लेकिन आज बच्चे बच्चे को मालूम है, पाकिस्तान तक इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि 26/11 जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा कारगिल का। कारगिल में मुशर्रफ ने बाद में एक्सेप्ट किया, पहले उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, मुशर्रफ ने बाद में एक्सेप्ट किया कि हमने कारगिल में घुसपैठिए भेजे। लेकिन इनके जो राइटर विपिन चंद्रा की किताब
अगर आप पढ़ेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो विपिन चंद्रा अपनी किताब में अटल बिहारी वाजपेयी को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। यानी इनका इकोसिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जब भी कोई मुस्लिम कट्टरपंथी ऐसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, तो ये उन पे ब्लेम ना डाल करके ये या तो बीजेपी, कांग्रेस, और या फिर इन्होंने बीच में ये भी कोशिश की थी कि हिंदुओं को इसके लिए ब्लेम किया जाए, और इन्होंने एक सैफरन टेरर नाम का वर्ड भी जो है कॉइन किया। और मज़े की बात यह है कि जब इन्होंने सैफरन टेरर नाम का शब्द जो कॉइन किया, और जब इनको लगा कि हिंदू जागरूक हो चुके हैं, तो इन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली और उस बात को किसी तरह पलटने की जो है वो कोशिश की गई है। तो इनका जो डिज़ाइन है वो ऐसा ही है कि इस्लामिक टेररिज्म हमारे देश में आतंकवादी घटना को अंजाम दे, लोगों को मारे, पर उनको ना ब्लेम करके ये चीज़ों को डाइल्यूट करके कहीं ना कहीं उसको हिंदुओं के डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते, जिसका मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया। इसके बाद एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे माइंड में भी आ रहा है। 2008 के बाद में एनआईए का गठन हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने क्या किया, एनआईए में बदलाव किया, अमेंडमेंट किए। मोदी सरकार ने ये कहा कि एनआईए को एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएंगे, यूएस के एफबीआई की तरह। और ये कहा कि एनआईए को एक पावर दी गई, और ये कहा गया कि एनआईए जब भी कोई टेरर अटैक होगा, जहाँ के हमें कोई टेरर अटैक होगा, एनआईए डायरेक्ट स्टेट में एंट्री करेगा। एनआईए को किसी पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं है, एंट्री करेगा, वहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। और टेररिज्म के साथ साथ जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, मनी जो सपोर्ट करता है, उसके लिए फेक करेंसी का रैकेट हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया, आर्म्स स्मगलिंग हो गया, इनको भी जो है एनआईए जांच कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों को आपके कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा, चैलेंज किया एनआईए के एक्ट को, और कहा कि एनआईए हमारे स्टेट में जो है इंटरफेरेंस कर रहा है, एनआईए को रोका जाए। इसके बाद हमने यूएपीए में एक बदलाव किया, और हमने कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट, कांग्रेस के समय में टेररिस्ट हमेशा एक ग्रुप को कहा जाता था, लेकिन हमने ये देखा कि ग्रुप, ये लोग क्या करते थे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ बनाते थे, और एनजीओ टेरर ऑपरेट नहीं करता था। एनजीओ का काम था सिर्फ पैसा इधर उधर करना, और उसका सरगना जो है वो टेररिस्ट था, जैसे कि जाकिर नायक। तो हमने यूएपीए में अमेंडमेंट किया और ये कहा कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके पास ये पावर है कि एक इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट जो है वो बोल सकते हैं। उसका इन लोगों ने संसद भवन में बहुत विरोध किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे समय में भी आतंकवादी घटनाएं हुई है, कुछ घटनाएं कल भी हो गई है, लेकिन हमारा स्टैंड और कांग्रेस के स्टैंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। हमारा जीरो टॉलरेंस एकदम क्लियर है कि हम टफ स्टैंड करते हैं, चाहे वो 370 को एब्रोगेट करने के जरिए से हो, या बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए से हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए से हो, या फिर इनका फाइनेंशियल जो पूरा का पूरा रिसोर्सेज उसको कट करने का हो। हर तरीके से हम एकदम टफ स्टैंड इसमें लेते हैं, जो कि कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के राज में एक वक्त था जब इशरत जहाँ को कहा जाता था इशरत जहाँ बेटी है, हाफिज सईद को साहब कहा जाता था, ओसामा को जी कहा जाता था, याकूब मेनन के बारे में बोला जाता था कि इनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल कुलिंग हुई है, और नारे लगते थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी तक जिंदा है, और जाकिर नायर को शांति का मसीहा बताया जाता। कम से कम हम वो नहीं कर रहे, हमारा स्टैंड बिल्कुल टफ है और जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर के। लेकिन एक सवाल तो है कि उतना महत्वपूर्ण जगह है, उतना इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ सिक्योरिटी फेलियर टाइप का, आईबी का फेलियर, या फिर जो भी एजेंसियां हैं, क्योंकि बंदूक लेकर 2 4 5 लोगों का घुस जाना, तो ये एक सवाल तो कांग्रेस उठा रही है कि भाई ये हुआ है गड़बड़। देखिए, पहली बात तो सीधी सी बात है, जिसकी सरकार होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। देश की जनता ने हमें वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की जिम्मेवारी है, बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जनता के मन में एक प्रश्न है, या फिर जनता ये तय करती है कि कौन आतंकवाद को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और कौन किसका रुख आतंकवाद को लेकर के जो टफ है। तो मैंने आपको जो सीरीज़ ऑफ घटनाएं बताई है, हमने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसमें हमने आतंकवादियों पर लगाम लगाई है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे घटनाएं हो जा रही है या फिर कुछ मिस हो जा रहा है, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमारा स्टैंड नहीं कि आतंकवादी घटना हो गई और हम जो है आतंकियों को बुला करके हम उसको ह्यूमन राइट्स के नाम पर हम जो फोर्सेस हैं उनको हम परेशान कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले पूरे के पूरे डीजीपी को बुलाया गया था, अमित शाह द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। अमित शाह ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूएपीए जो आतंकवादियों को जो रोकती है ये एक्ट, आप धड़ल्ले से लगाइए, आपको कोई दिक्कत आती है सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ रहेगी। तो अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आर्मी को बल देते हैं, आईबी को बल देते हैं, इनको एकदम स्वतंत्र रूप से काम करने को देते हैं, तो हमारी मंशा, हमारी नीयत हमेशा क्लियर है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ जो है हम लड़ाई में लड़ रहे हैं। और ये जो घटना हुई है, आप यकीन मानिए कि इस घटना में जो नरेंद्र मोदी जी करेंगे वो कांग्रेस जो है 100 साल में भी नहीं कर सकती। कुछ एक्शन लिए गए हैं, कुछ डिसीजन लिए गए हैं,
और कुछ दिनों में और भी एक बहुत बड़ा एक्शन होगा, लेकिन हम आतंकवादियों के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे और कांग्रेस में प्रिंसिपल डिफरेंस यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या उसके एलाइज जे झारखंड मुर्तजा ये मुस्लिम्स का वोट जो लेते हैं वो कभी भी मुस्लिम टेररिज्म, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के खिलाफ ये नहीं बोल सकते हैं। हम उनके खिलाफ मुखर होकर के बोलते हैं और हम कार्रवाई भी करेंगे। 5 जो बड़े फैसले लिए गए हैं, इस फैसलों में हो जाएगा, इससे और कड़ा डिसीजन लेना चाहिए था, और क्या नुकसान होगा इन 5 बड़े फैसलों से पाकिस्तान? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपने स्टैंड से चीज़ों को साफ किया है। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, सारे सार्क नेशन को उस ओथ सेरेमनी में बुलाया गया था। यानी मोदी जी ने मैसेज बिल्कुल साफ दिया कि हम आपके साथ पहल करेंगे, लेकिन आपको ये आतंकी जो गतिविधियां उनको रोकनी होगी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने एक अटैक किया, तो उस अटैक के बाद में मोदी जी ने सार्क माइनस पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लागू किया और पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। यानी कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान जो है उसको हमेशा, अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पाकिस्तान को हमेशा यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान को आइसोलेट किया। अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो बॉडी बनी है टेररिज्म का जो बेसिकली फिनेंस होता है उसको कट करने के लिए, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला इंडिया के एक्टिविज्म से। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि पाकिस्तान जब तक ये चीज़ों को पूरा नहीं करेगी टर्म्स कंडीशन, तब तक आपको हम सपोर्ट फाइनेंशियल रूप से नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनल लॉबी के थ्रू, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू या फिर इंटरनेशनल अलायंस के थ्रू हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया, टेररिज्म के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ी है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये हमारे हाथ में था। इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करना या फिर अटारी बॉर्डर पे रोक लगाना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन इसके अलावा यकीन मानिए कि कोई बहुत ही टफ एक्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ और उन आतंकवादियों के खिलाफ जल्द देखने को मिलेगा, जो कि जनता को देख अंतिम सवाल हम लोग जाएंगे। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है, वो कलमा पढ़ते हुए डाले हैं, बोले हैं कि अब यही बचाएगा, इसको कैसे? जी, निशिकांत दुबे ने जो अटैक हुआ है पहलगाम में जो हुआ है उसी के संदर्भ में इस बात को कहा है। निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पर एक व्यक्ति को कलमा पहले पढ़ाया गया, पढ़ नहीं पाया तो उसको गोली मार दी। तो निशिकांत दुबे ने उन करोड़ों भारतीय, उन करोड़ों हिंदू जो कि एक डर के साए में, आतंकवाद का मतलब कि आतंक फैलाना, आतंक फैलाने का मतलब है कि लोग डरे। और आप देखिए इस घटना में 2-3 चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं। पहला स्पेसिफिक ये है कि धर्म पूछ के सबको गोली मारी गई। दूसरा स्पेसिफिक ये है कि धर्म सिर्फ पूछा नहीं गया, कई लोगों से वेरीफाई भी किया गया कि आप हैं कि नहीं, वाकई में आप बोल रहे हैं मुस्लिम है कि नहीं। तीसरी बात है कि जो मेल्स मेंबर है, पुरुष हैं, उनको आइसोलेट करके मारा गया। तो पुरुष को आइसोलेट करके जो महिला है, महिला के मन में एक आतंक फैलाने की कोशिश की गई। तो निशिकांत दुबे ने उसी भावना को व्यक्त किया है कि क्या अब ये समय आ गया कि हम लोगों को जो औरंगजेब के समय में होता था या फिर जो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे है, क्या वही स्थिति अभी वापस आ गई कि हमें अब कलमा पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम नहीं अपनाएंगे तो हमें इसी तरह से कहीं पर मार दिया जाएगा। इसी भावना को निशिकांत दुबे जी ने व्यक्त किया और हम उनके साथ हैं।